स्वागत है आपका हमारे इस नए YouTube चैनल में जिसका नाम है द लर्निंग सर्कल। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। दोस्तों, प्रोनाउन का पहला पार्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज दोस्तों प्रोनाउन का दूसरा पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं और इस पार्ट में दोस्तों प्रोनाउन के कुछ ऐसे नियम हम कंप्लीट करेंगे जो नियम दोस्तों अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ज़्यादातर लोग उनको गलत करते हैं। तो दोस्तों, इन नियमों को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं प्रोनाउन का ये दूसरा लेक्चर। दोस्तों, उससे पहले जो मैंने पिछला आपको पढ़ाया था, प्रोनाउन क्या होते हैं, सर्वनाम क्या होते हैं, ये सब मैंने आपको दोस्तों पढ़ा दिया था। इनके कितने प्रकार होते हैं ये भी मैंने पढ़ा दिया था दोस्तों। पर्सनल प्रोनाउन के दोस्तों हमने कुछ नियम भी पढ़ लिए थे, किस तरह से इनको जमाया जाता है ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन 2, 3, 1 में। इस तरह के कुछ नियम भी हमने पढ़ लिए थे दोस्तों। लेट वाला नियम भी पढ़ लिया था। तो दोस्तों आज हमको यहाँ से शुरू करना है और हम शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं और किस तरह से इसमें गलतियाँ होती हैं। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है दोस्तों, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज गोइंग टू ब्लैंक होम। अब दोस्तों यहाँ पर हमको पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव केस भरना है, यानी कि आधिकारिक केस भरना है कि क्या आएगा। अब 4 ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं, हिज, देयर, हर, इट्स। तो दोस्तों क्या होगा, इसमें ज़्यादातर लोग देयर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ज़्यादातर लोग देयर लगा देंगे। लेकिन दोस्तों देयर पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हर। क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा हर। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज गोइंग टू हर होम। तो दोस्तों इसी तरह के आज नियम हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में कि ये कैसे हुआ, ये कैसे फिल किया गया। इसी तरह के दोस्तों जो नियम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बार बार और गलतियां होती हैं, वही हम इस वीडियो में आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों इन नियमों को शुरू करने से पहले इट पढ़ना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि दोस्तों इट से भी रिलेटेड इस तरह के नियम आते हैं। तो दोस्तों इट पढ़ लेते हैं हम पहले कि इट कहाँ पर यूज़ किया जाता है, इट का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है इट के प्रयोग, यूजेज ऑफ इट फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ। जी हाँ दोस्तों, फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ यानी कि निर्जीव चीज़ों के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए दोस्तों इट का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है दोस्तों? हेयर इज पेन प्लीज टेक इट। दोस्तों यहाँ पर इट नहीं लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ इट। इस सेंटेंस के पीछे इट आता, टाइपिंग मिस्टेक हुई है। हेयर इज पेन प्लीज टेक इट। तो दोस्तों यहाँ पर पेन के लिए क्या लगाया गया? इट। यहाँ पर पेन है, प्लीज इसको ले लीजिए। तो टेक इट दोस्तों यहाँ पर इट किसके लिए लगाया गया? पेन के लिए। इसी तरह दोस्तों अगले एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। इट इज बिल्डिंग, इट इज अ रोड, इट इज अ फैक्ट्री। तो दोस्तों इस तरह की जितनी भी निर्जीव चीजें होती हैं उनको इट से ही बताया जाता है और उनके लिए इट का प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। इट का प्रयोग प्राकृतिक घटनाओं जैसे टाइम, वेदर, मौसम, टेम्परेचर तथा डिस्टेंस आदि को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इट का प्रयोग टाइम को बताने के लिए, मौसम को बताने के लिए, तापमान को बताने के लिए, दूरी को बताने के लिए भी किया जाता है। कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं दोस्तों। इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है। तो दोस्तों का इस सेंटेंस को कैसे शुरू करेंगे? इट से। इट इज़ 6 o'clock, 6 बज रहे हैं। तो दोस्तों इसको किससे शुरू करेंगे? इट से। इट इज़ मार्च, इट इज़ मॉर्निंग, इट इज़ मंडे, इट इज़ विंटर, इट इज़ विंटर। तो दोस्तों इस तरह के जो भी सेंटेंस हैं उनको हम काय से शुरू करते हैं दोस्तों? इट से शुरू करते हैं और इट का प्रयोग इनके लिए किया जाता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों एक और महत्वपूर्ण नियम जिसमें गलतियां हो जाती हैं। इट का प्रयोग एनिमल्स, जी हाँ दोस्तों, जानवरों के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? इट का प्रयोग किया जाता है। और इसमें ज़्यादातर लोग गलतियां कर देते हैं, जानवरों को ही और शी मानकर वो उनका पॉसेसिव केस लगा आते हैं, जो कि गलत हो जाता है। देख लेते हैं। इट वाज अ लायन, इट वाज अ लायन, ये एक शेर था। द हॉर्स फेल एंड ब्रोक इट्स लेग। दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इट्स लेग। क्या लिखा हुआ है? इट्स लेग। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हमसे खालिस्तान पूछा जाएगा तो ज़्यादातर लोग हिज भर देंगे, जो कि दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ लिया है कि जानवरों के लिए इट का प्रयोग किया जाता है और इनका जो पॉसेसिव केस होता है वो भी इट मानकर ही बनाया जाता है। आगे देख लेते हैं। द डॉग इज ईटिंग इट्स फूड। क्या आएगा दोस्तों इसमें? इट्स फूड। क्या आएगा? इट्स फूड। क्यों आएगा? क्योंकि द डॉग जो कि जानवर है और जानवर के लिए हमने पढ़ लिया है, यदि सिंगुलर होंगे तो क्या लगाया जाएगा? इट लगाया जाएगा। ऐसे छोटे बच्चे, अगला नियम है दोस्तों, ऐसे छोटे बच्चे जिनके लिए बेबी, चाइल्ड, किड, इन्फेंट इन शब्दों का प्रयोग किया जाता हो और यदि ये ना बताया गया हो कि लड़का है या लड़की है, तो इनके लिए दोस्तों हमेशा इट का प्रयोग
किया जाता है। यदि दोस्तों छोटे बच्चों का जेंडर क्लियर ना हो तो वहाँ पर दोस्तों उनके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इट का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों इट के हिसाब से ही आगे के उसके पोसेसिव केस और पोसेसिव एडजेक्टिव्स, पोसेसिव प्रोनाउंस बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं दोस्तों ये देख लेते हैं। व्हेन आई शो द चाइल्ड इट वाज क्राइंग, व्हेन आई शो द चाइल्ड इट वाज क्राइंग। दोस्तों यहाँ पर क्या लगाया गया, इट। क्या लगाया गया, इट। क्यों लगाया गया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा है जिसको उसने देखा जो रो रहा था, उसके जेंडर के बारे में क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो लड़का है या लड़की है, इसलिए यहाँ पर दोस्तों क्या लगा गया, इट। ऐसे ही दोस्तों नीचे का जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो मैंने गलत लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए, जो गलती होती है हमसे। द चाइल्ड सेट विसाइड हिज मदर, द चाइल्ड सेट विसाइड हिज मदर। तो दोस्तों पढ़ने में अच्छा लग रहा है, हो सकता है लोग सोचेंगे कि सही होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हिज के बदले क्या आना चाहिए, इट्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इट्स आना चाहिए, ITS, इट्स आना चाहिए। हिज लगा देंगे तो पूरी तरीके से वो गलत हो जाएगा। और दोस्तों इट का एक और प्रयोग देख लेते हैं, फिर हम अपने नियम शुरू करेंगे। इट का प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन को एम्फसाइज, जोर डालने के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, किसी बात को यदि जोर डालकर हमको दबाव बनाकर किसी बात को कहना होता है, तब भी दोस्तों इस बात को इट से शुरू कर कर कहा जाता है। जैसे कि हम देख लेते हैं, इट वाज यू हू बिगेन द क्वारल, ये तुम थे। जैसे कि हम किसी पर दबाव डालते हैं, जोर डालते हैं या आरोप लगाते हैं, इट वाज यू, ये तुम थे जिसने लड़ाई शुरू की थी, झगड़ा शुरू किया था। इट वाज आई हु सेव्ड द चाइल्ड, ये मैं था जिसने बच्चे को बचाया था। इट इज़ मिंटू हु चीटेड अस ऑल, ये मिंटू है जिसने हम सब के साथ क्या करा, चीट किया। तो दोस्तों इस तरह के जो सेंटेंस जिसमें दबाव दे के बात की जाती है, इनको भी इट से शुरू किया जाता है। अब दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन में जो पोसेसिव केस होते हैं उनको लगाने के नियम हम देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ तक हमने देख लिया था आई, माई, माइन, ही, हिज, शी, हर, हर्स, इट्स, और इसका पोसेसिव जो प्रोनाउन होता है वो नहीं होता। तो दोस्तों ये जो लिखे हुए हैं, जैसे कि मैं लिख दूं माई प्लस बुक, माई प्लस बुक, और मैं लिख दूं माइन, तो दोस्तों माई प्लस बुक बराबर होगा किसके, माइन के। क्यों होगा दोस्तों, जब हम माइन लगाएंगे तो उस सेंटेंस में ऑटोमेटिक ही बुक के बारे में पहले ही बात कर दी गई होगी। अब दोस्तों माइन के बाद किसी भी प्रकार की नाउन नहीं जोड़ी जाती। माइन यानी कि इस तरह के जो पोसेसिव प्रोनाउंस होते हैं, माइन, हिज, हर्स, देयर्स, इनमें दोस्तों किसी भी तरह की नाउन नहीं जोड़ी जाती। ये भी हम देखेंगे कैसे होता है ये, इसके भी कुछ एग्जाम्पल से दोस्तों सब क्लियर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। तो दोस्तों माई प्लस बुक बराबर माइन मैंने लिखा हुआ है, देयर प्लस हाउस बराबर देयर्स, इनको भी अभी हम क्लियर करेंगे। इन सबका दोस्तों जो बहुवचन होता है, आई का, ही का, शी का, इट का, इन सबका दोस्तों जो बहुवचन होता है वो दे मान के होता है। और इनका जो बहुवचन दोस्तों दे होता है, और इनका जो पोसेसिव केस लगाया जाता है बहुवचन का, वो दोस्तों दे मानकर ही इनका पोसेसिव केस प्लूरल में देर लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है दोस्तों, इनका एग्जाम्पल से अभी क्लियर हो जाएगा सब कुछ। द बॉय इज डूइंग हिज वर्क। अब दोस्तों यहाँ पर एक लड़के की बात कर रहे हैं, द बॉय इज डूइंग हिज वर्क। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, हिज लगा दिया, क्योंकि हमको पता था वो लड़का है, और ही उसको मानकर हमने पोसेसिव केस क्या लगाया, हिज लगाया। लेकिन दोस्तों जब एक से ज़्यादा की बात हो, द बॉयज आर डूइंग, तो यहाँ पर क्या लगाया दोस्तों, हमने देयर लगाया। क्यों लगाया देयर, क्योंकि दोस्तों यदि किसी भी चीज़ का प्लूरल कर दिया जाए, उसमें दोस्तों इट जो अभी हम पढ़ के आए जानवरों का, उनका भी यदि हमने प्लूरल कर दिया तो भी दोस्तों, जैसे मैं कह दूं द डॉग्स आर, तो दोस्तों उनका भी प्लूरल देयर ही, दे मानकर देयर ही हमको पोसेसिव केस बनाना होगा। जैसे कि द बॉयज आर डूइंग देयर वर्क, मैंने लिखा हुआ द गर्ल इज बिजी इन हर वर्क। अब दोस्तों यहाँ पर एक लड़की की बात कर रहे थे तो उसका पोसेसिव केस शी का हर होता है, जैसा कि हम सबको मालूम है, तो हमने हर लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर एक से ज़्यादा की बात करी नीचे, द गर्ल्स आर बिजी इन देयर वर्क, द गर्ल्स आर बिजी इन देयर वर्क। तो दोस्तों एक से ज़्यादा का पोसेसिव केस हमेशा क्या बनाया जाता है, देयर बनाया जाता है। पोसेसिव केस का मतलब दोस्तों आधिकारिक केस, अधिकार बताना। लड़कियाँ अपना काम कर रही थी, तो अपना काम कर रही हैं, तो दोस्तों क्या लगाया, उनका देयर लगाया, क्योंकि वो एक से ज़्यादा नंबर में थे। कुछ और एग्जाम्पल्स दोस्तों लिखे हुए वो और देख लेते हैं। दिस इज हर हाउस, दिस इज हर हाउस, ये उसका घर है, दिस इज हर हाउस, ये उसका घर है। अब दोस्तों जो पोसेसिव एडजेक्टिव ये है, ये पोसेसिव एडजेक्टिव, इसमें क्या होता है, मैंने भी आपको ऊपर बताया था,
इनके साथ नाउन का जोड़ना जरूरी होता है, तभी ये सही अर्थ दे पाते हैं। ये उसका घर है। लेकिन दोस्तों जो नीचे लिखा हुआ है हर्ष, ये पूरा हर प्लस हाउस का अर्थ दे देता है। क्यों दे देता है? क्योंकि हाउस हमने पहले ही सेंटेंस में बता दिया है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, इसलिए दोस्तों ये पूरा अर्थ दे देता है पॉसेसिव प्रोनाउन। कैसे दे देता है? दिस हाउस इज हर्ष, ये घर उसका है। हर्ष ने दोस्तों हर प्लस हाउस का अर्थ दिया यहाँ पर। तो इनमें यही डिफरेंस है इन दोनों में दोस्तों। आप समझ गए होंगे क्या डिफरेंस मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों क्या होता है सेंटेंस में, हर्ष प्लस हाउस लिख के वो दे देगा हमको। कैसे दे देगा? दिस इज हर्ष हाउस। तो ये पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हर्ष का मतलब ही हर प्लस हाउस इस सेंटेंस में है। अब दोस्तों कुछ और नियम देख लेते हैं। कलेक्टिव नाउन जैसे आर्मी, जूरी, क्रू, फ्लीट का प्रयोग यदि एक यूनिट इकाई के रूप में हो तो इनको सिंगुलर एवं न्यूट्रल जेंडर में मानकर पॉसेसिव केस इट्स बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, आर्मी, जूरी, क्रू, फ्लीट, इस तरह के जितने भी नाउन होते हैं, आर्मी का मतलब हम सबको मालूम है, जूरी जजों का समूह, क्रू हम सबको मालूम ही है, फ्लीट भी हमको मालूम है दोस्तों, जो नावों का समूह होता है उसको फ्लीट कहते हैं, झुंड होता है, चिड़ियों के झुंड को भी फ्लीट ही कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह के जो कलेक्टिव नाउन होते हैं उन सब में क्या लगाया जाता है दोस्तों? उन सबको न्यूट्रल जेंडर यानी दोस्तों नपुंसक लिंग मानकर इसमें क्या लगाया जाता है? इट, और इट से ही इसका पॉसेसिव केस बनाया जाता है। कैसे? हम देख लेते हैं एग्जांपल से। द आर्मी हैड टू सफर टेरिबल प्रिवेशंस इन इट्स मार्च। अब दोस्तों यहाँ पर क्या लगाया? इट्स मार्च। आर्मी के लिए क्या लगा गया? इट्स। आर्मी को दोस्तों कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, कई कठिन भयानक परेशानियों का सामना करना पड़ा उनके मार्च में। तो दोस्तों जो मार्च आर्मी करती है, तो यहाँ पर क्या लगाया दोस्तों? इट्स। इट्स किसके लिए लगाया दोस्तों? आर्मी के लिए। अब क्या होगा दोस्तों, जब इसमें हमसे ब्लैंक खालिस्तान देकर पूछा जाएगा तो ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि आर्मी के लिए क्या लगाएं। लेकिन दोस्तों इस तरह की जो भी कलेक्टिव नाउन होंगी उनको इट मानकर उनका क्या लगाया जाएगा? इट्स लगाया जाएगा। द जूरी इज गिविंग इट्स डिसीजन। अगले में देख लेते हैं, द जूरी इज गिविंग इट्स डिसीजन। दोस्तों क्या लगाया यहाँ पर? इट को मानकर इट्स लगाया गया है। क्यों लगाया गया है दोस्तों? क्योंकि हमने पढ़ लिया है इस तरह की जितनी भी कलेक्टिव नाउन होती हैं उनको कैसा माना जाता है? न्यूट्रल जेंडर में माना जाता है और सिंगुलर मानकर ही उनका पॉसेसिव केस भी लगाया जाता है। अगला नियम देख लेते हैं दोस्तों। जब दो नाउन को, जी हाँ दोस्तों ये प्रोनाउन गलत लिखा हुआ, जब दो नाउन को एंड से जोड़ा गया हो तो प्लूरल पॉसेसिव केस आता है। अब दोस्तों ये देख लेते हैं कैसे, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। अब एंड से जुड़ा गया है राम एंड मोहन। राम एंड मोहन बेंट देयर स्कूल। अब दोस्तों यहाँ पर क्या लगाया हुआ है? देयर स्कूल, ना कि दोस्तों हिज स्कूल और ना कि दोस्तों इट्स स्कूल। क्या लगाया हुआ है? देयर स्कूल। देयर स्कूल क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि राम एंड श्याम को जब हमने एंड से जोड़ा तो ये दो हो गए और इनका पॉसेसिव केस प्लूरल के हिसाब से लगाया गया है। नीचे देख लेते हैं, सुरेश एंड हिज फैमिली मेंबर्स हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, कंप्लीटेड देयर वर्क। अब तो दोस्तों देयर वर्क लगाया हुआ है यहाँ पर। देयर वर्क क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक से ज़्यादा हो गए सुरेश और उसके फैमिली मेंबर्स। जब एंड से जोड़ा गया तो वो क्या हो गए दोस्तों? एक से ज़्यादा हो गए और उनके लिए हमने क्या यूज़ किया? देयर। लेकिन दोस्तों इस नियम का एक अपवाद भी है, वो भी देख लेते हैं। परंतु दोस्तों दो नाउन को एंड से जोड़ा गया हो और उनके पहले ईच या एवरी का प्रयोग किया गया हो तो दोस्तों हमेशा पॉसेसिव केस क्या लगता है? सिंगुलर लगता है। क्या लगता है दोस्तों? सिंगुलर लगता है। और वर्ब भी दोस्तों सिंगुलर लगती है, हमने ये पढ़ा था वर्ब के बारे में जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे थे। तो दोस्तों एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वाज इन हिज प्लेस। दोस्तों क्या लगाया हुआ है? हिज प्लेस। क्यों लगाया हुआ है दोस्तों? क्योंकि हमको मालूम है ईच और एवरी से जब दो नाउनों को जोड़ा जाएगा तो हमको क्या लगाना है? सिंगुलर ही पॉसेसिव केस लगाना है। नीचे देख लेते हैं, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज रेडी टू डू हिज ड्यूटी। क्या लगा हुआ है दोस्तों? हिज ड्यूटी, ना कि दोस्तों देयर ड्यूटी। अब लोग सोचेंगे कि स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वहाँ पर हमने क्यों नहीं लगाया दोस्तों? क्योंकि आगे ईच दिया हुआ है और हमने पढ़ लिया है ईच और एवरी के बाद आएंगे जब तो क्या लगाएंगे? सिंगुलर पॉसेसिव केस लगाएंगे। अब दोस्तों जो मैंने ऊपर आपको एक सबसे पहले ही सेंटेंस दिया था
वो सेंटेंस यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज गोइंग टू हर होम। अब दोस्तों यहाँ पर हर क्यों आया, हर क्यों आया, यहाँ पर हिज क्यों नहीं आया? तो दोस्तों जब इस तरह के दो अलग अलग जेंडर को जोड़ा जाए, दो अलग अलग जेंडर को जोड़ा जाए, यानी कि मैन और वुमेन को, तो दोस्तों ई एवरी से जब जोड़ा जाए एंड के साथ, तो हमेशा दोस्तों जो पोसेसिव केस आता है वो बाद वाले नाउन के हिसाब से आता है। किसके हिसाब से आता है दोस्तों? बाद वाले नाउन के हिसाब से आता है। और बाद में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? गर्ल लिखा हुआ है, तो क्या आ गया वहाँ पर? हर आ गया, ना कि हिज। नीचे देख लेते हैं दोस्तों, एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय इज गोइंग टू हिज होम। अब दोस्तों यहाँ पर बॉय एंड में आया और एवरी से जुड़ा हुआ था एंड से, तो किसके हिसाब से पोसेसिव केस लगाएंगे? बाद वाले नाउन के हिसाब से पोसेसिव केस लगाएंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगला नियम, यदि दो नॉमिनेटिव्स के बीच तुलना हो तो एज देन के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। अब दोस्तों नॉमिनेटिव केस माने होता है कर्ता कारक, यानी हम सब्जेक्ट कह सकते हैं सब्जेक्टिव केस। यदि दोस्तों सब्जेक्टिव केस की तुलना हो रही हो एज या देन के बाद, तो हमको क्या करना है? पीछे भी सब्जेक्टिव केस को ही रखना है। कैसे दोस्तों? ये देख लेते हैं, ही इज एज फास्ट एज मी। अब दोस्तों यहाँ पर क्या लिख दिया गया? मी, जो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ही से तुलना करना है सब्जेक्टिव केस से, और तुलना में बाद में भी हमको सब्जेक्टिव केस ही रखना होगा। जैसे ही इज एज फास्ट एज आई, तो यहाँ पर दोस्तों आई लगा देंगे, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। नीचे देख लेते हैं, आई रन फास्टर देन हिम, तो इसको भी दोस्तों गलत माना जाएगा। क्यों गलत माना जाएगा? क्योंकि पीछे हिम लिखा हुआ है और हमको क्या लिखना है? सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस से ही करना है। आई रन फास्टर देन ही। तो दोस्तों समझ गए होंगे, कुछ थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। ऊपर दिए गए उदाहरणों में दो सब्जेक्ट्स के बीच तुलना की गई है, अतः दोनों प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। नोट, लेकिन दो ऑब्जेक्ट के बीच तुलना होने पर एज देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों यदि तुलना ऑब्जेक्टिव केस में हो जाए तो उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई नो यू एज मच एज हिम, मैं तुमको जानता हूँ, आई नो यू एज मच एज हिम। अब दोस्तों यहाँ पर हिम से तुलना हुई है, हिम से तुलना हुई है। किससे तुलना हुई है दोस्तों? हिम से यू की तुलना हुई है। अब हिम लगाया है, हिम सही क्यों माना जाएगा? क्योंकि यू से तुलना हुई है, और यू यहाँ पर दोस्तों क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। क्यों पता, कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर वर्ब के बाद लिखा हुआ है। किसके बाद लिखा हुआ है? वर्ब के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका दोस्तों जो ये लिखा हुआ है ये इसका अर्थ है, दूसरा एग्जाम्पल नहीं है। आई नो यू एज मच एज आई नो हिम, मैं तुमको उतना जानता हूँ जितना मैं उसको जानता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर समझ गए होंगे आप, यहाँ पर यू की तुलना हिम से हुई है, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस लिखा गया है। अब दोस्तों कुछ और एक्स्ट्रा में मैंने लिखा हुआ है, एक्स्ट्रास कर वो और समझ लेते हैं क्या होता है दोस्तों। ही एंड आई आर गोइंग टू अवर वर्क। अब दोस्तों यहाँ पर क्या लगाया हुआ? अवर। नीचे देख लेते हैं, यू एंड शी आर गोइंग टू यूर वर्क, यहाँ पर यूर लगाया हुआ है। नीचे देख लेते हैं, अलका एंड ही आर गोइंग टू देयर वर्क, यहाँ पर देयर लगाया हुआ है। अब दोस्तों यदि किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा प्रोनाउन हो, तो दोस्तों वहाँ पर क्या करना है हमको? यदि फर्स्ट पर्सन दिया हुआ हो तो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से पोसेसिव केस लगाना है। फर्स्ट पर्सन के हिसाब से पोसेसिव केस लगाना है। ही एंड आई गोइंग टू अवर वर्क। अब दोस्तों क्या लगाया हमने? अवर लगाया आई के हिसाब से, हमारे। अब दोस्तों नीचे क्या है? यहाँ पर फर्स्ट पर्सन नहीं है, कुछ भी आई नहीं है, यहाँ पर सेकंड पर्सन है, तो दोस्तों वहाँ पर हमने सेकंड पर्सन के हिसाब से क्या लगाया? यूर वर्क। कैसे लगाया दोस्तों? यूर। यदि सेकंड और फर्स्ट दोनों होते तब भी हम क्या लगाते दोस्तों? अवर लगाते, लेकिन फर्स्ट नहीं है तो सेकंड के हिसाब से हमने क्या लगाया? यूर। अब दोस्तों नीचे ना सेकंड है ना फर्स्ट है, वहाँ पर दोनों दोस्तों जो है वो थर्ड पर्सन लिखे हुए हैं, तो वहाँ पर हमको क्या लगाना है? देयर लगाना है। क्या लगाना है? देयर लगाना है। अलका एंड ही आर गोइंग टू देयर वर्क। समझ गए होंगे दोस्तों आप क्या समझाने की कोशिश की गई है। अब दोस्तों अगला प्रोनाउन जो हमने दूसरा लिखा है छोटा सा ही है, इसको और आज समझ लेते हैं दोस्तों। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों? संकेतवाचक सर्वनाम हिंदी में इसको कहते हैं। इसमें दोस्तों चार चीजें आती हैं, दिस, दैट, दीज, दूज। तो दोस्तों इनका कैसे उपयोग किया जाता है ये और देख लेते हैं। जिन प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में निकट या दूर का बोध कराने के लिए होता है उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये किसी वस्तु को पास या दूर का बोध कराते हैं। कैसे कराते हैं इनके एग्जाम्पल से समझ लेंगे। दिस का प्रयोग समीप, जी हाँ दोस्तों, दिस का प्रयोग समीप की वस्तु के लिए होता है और दीज का प्रयोग समीप की वस्तुओं लेकिन जिनकी संख्या एक से ज़्यादा। अब स्वाभाविक सी बात यह है कि दिस सिंगुलर के लिए और दीज प्लूरल के लिए प्रयोग किया जाता है।
दिस सिंगुलर के लिए और दीज प्लूरल के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं दोस्तों कैसे। दिस इज अ केट, ये एक बिल्ली है। दीज आर केट्स, ये बिल्लियां हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्लूरल किया गया है और यहाँ पर सिंगुलर है। पास की वस्तुओं के लिए किसका प्रयोग किया है हमने? दिस का किया है, और सिंगुलर के लिए दिस, और प्लूरल के लिए इसका प्लूरल क्या होता है? दीज। इसी तरह देट देख लेते हैं। देट का प्रयोग दूर की एक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, जबकि दूस का प्रयोग दूर के एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। देट इज अ बुक, दूज आर बुक्स। तो दोस्तों ये भी आप समझ गए होंगे, देट इज अ बुक वो एक किताब है और दूज आर बुक्स वो किताबें हैं। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल और मैंने लिखा हुआ है, ये भी एक महत्वपूर्ण नियम है, इसको और समझ लेते हैं। उसके बाद इस वीडियो को दोस्तों अंत करेंगे। अगली वीडियो में अगला प्रोनाउन समझेंगे। एल्कोहल एंड तंबाकू आर बोथ इंजेरियस, दिस परहैप्स लेस देन दैट। अब दोस्तों यहाँ पर जो दिस लगाया हुआ है और जो डेट लगाया हुआ है वो किस किस के लिए लगाया हुआ है? दोस्तों यदि एक सेंटेंस में इस तरह से दोनों का प्रयोग किया गया हो, दिस का और डेट का, तो दोस्तों जो दिस का प्रयोग किया जाता है वो बाद वाले के लिए किया जाता है और डेट का प्रयोग किया जाता है वो पहले वाले के लिए किया जाता है। कैसे? दोस्तों वहाँ पर लिखा हुआ है तंबाकू और एल्कोहल और तंबाकू दोनों ही हानिकारक हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप में दोस्तों यदि देखा जाए तो संभवतः तंबाकू कम हानिकारक है। तो दोस्तों यहाँ पर दिस का प्रयोग किसके लिए किया गया? तंबाकू के लिए। दिस परहैप्स लेस देन दैट, तंबाकू जो है वो संभवतः कम हानिकारक है किससे? एल्कोहल से। तो दोस्तों ये एक सेंटेंस मैंने लिखा था, ये भी एक नियम होता है दिस का और दैट का, ये भी आपने समझ लिया होगा दोस्तों। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।